हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। सो आज हम फिनिश करने वाले हैं बजट, जो कि आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लरिकल मेंस और जितने भी मेंस आने वाले हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें से आरआरबी पीओ मेंस में 2 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। 2 भी आ सकते हैं, 3 भी, 4 भी आ सकते हैं। तो डिपेंड करते हैं टू द एग्जामिनर कि वो कितने क्वेश्चंस देते हैं। अच्छा, बजट को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बच्चे समझते हैं, कॉम्प्लेक्स है नहीं। जैसा मैं समझाऊंगा आपको, जैसा मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको पूरा समझते हुए जाना है। ठीक है, पूरा समझना है हर एक चीज़ को, जैसे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पर कुछ अमाउंट्स वगैरह होंगे, वो अमाउंट वगैरह भी आपको यहीं पे याद करवा दूंगा। बस आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना, 4-5 बार आपको अमाउंट याद हो जाएगा। अब डायरेक्टली आते हैं। तो ये जो बजट है ये 2024 का है, लेकिन ये जो फाइनेंशियल ईयर है जिसको हम फिस्कल ईयर भी बोलते हैं, तो वो फिस्कल ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 का है। यानी कि 2025 तक, कब तक? 31 मार्च 2025 तक जो भी खर्चा होने वाला है, जो भी कमाई होने वाली है, जो कि एक्सपेक्टेड है, तो वो इसमें बताया जाएगा। अब ये तो एक्सपेक्टेड है, इसके बाद क्या होगा कि शायद 2-3 या 4 महीने बाद एक रिवाइज्ड एस्टिमेट भी आता है। रिवाइज्ड एस्टिमेट, ये तो बजट एस्टिमेट है जिसमें अमाउंट अलोकेट होते हैं। तो जब काम होगा तो रिवाइज्ड एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो अमाउंट होता है वो कम या फिर ज्यादा कर दिया जाता है। जो भी होगा वो पता लग जाएगा, बट अभी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो अमाउंट अलोकेट किया है वो सब है। तो सबसे पहले समझते हैं बजट क्या है। देखो, आपके घर में कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं तो उसके लिए एक पूरा बजट बनाया जाता है ना। तो एक बजट एक तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर सब कुछ होता है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये क्या बताती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पहली बात तो। अब आप कोई भी, अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो पैसा टैक्स से आ रहा है या फिर टैक्स कौन सा, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। तो इन सब चीजों से पैसा वगैरह जो आता है उस पे बात की जाती है बजट के अंदर। प्लस पैसा कहाँ पर जाता है, तो अब जैसे लाइक पेंशन हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, तो इन सब के बारे में होगा। तो बेसिकली ये क्या है? वेयर मनी कम्स फ्रॉम, यानी कि रेवेन्यू की बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है। और एक्सपेंडिचर क्या होती है? वेयर द मनी गोज टू, जहां पर पैसा लगाया जाता है या पैसा दिया जाता है, वो होता है बजट। तो सिंपल शब्दों में बजट एक तरह की स्टेटमेंट है फाइनेंशियल, जो ये दिखाती है कि कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ है और कितना एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए हैं। अब यहाँ पर जो बजट सेशन है वो हमेशा पार्लियामेंट में हेल्ड किया जाता है। और ये बजट सेशन है ये लोकसभा में हेल्ड किया जाता है, लोकसभा में होता है, जो कि इनके चेयरमैन स्पीकर होते हैं। अभी स्पीकर कौन है एट प्रेजेंट? श्री ओम बिरला जी। श्री ओम बिरला जी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये जो बजट था ये 94th बजट था। 94th कौन सा बजट था? 94th, इसको भूलना मत। देखो 2024 है ना, ऐसे याद कर लो। तो लास्ट में 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, बस ये 94th है, राइट। अब ये जो बजट है इसका एक मंत्र दिया है। मंत्र क्या दिया है? जैसे लाइक थीम होती है ना, वैसे एक मंत्र होता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। देखो, जब सबका साथ होगा तभी तो विकास होगा, यानी कि डेवलपमेंट होगा। अब जब डेवलपमेंट होगा तो लोगों को विश्वास होगा कि हाँ, हमारे कंट्री में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा बन रहा है, सबकी भलाई के लिए। और फिर सभी लोग देख के उसको इंस्पायर होंगे, फिर वो भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे उसमें अपना पार्टिसिपेशन देने का। तो साथ होगा तो विकास होगा, विकास होगा तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो प्रयास होगा, लोग काफी प्रयास करेंगे। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ा फीवर और जुकाम है। बट आपका लेक्चर लेना है क्योंकि एग्जाम है, तो लगाएंगे एफर्ट। तो यहाँ पर देखो, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उनका ये 7वां लगातार बजट था, 7वां लगातार बजट। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देना, आगे मैं बताऊंगा, बट ये याद रखो कि इनका 7वां कॉन्जिक्यूटिव लगातार बजट था ये, जिन्होंने पेश किया था अभी 2024 का।
अब यहाँ पर एक दही चीनी रिचुअल होता है, अगर एग्जाम में पूछ लेना कौन सा रिचुअल होता है, तो दही चीनी रिचुअल होता है जो कि प्रेसिडेंट करते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट दही चीनी खिलाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को, ताकि उनको गुड लक विश कर सके, जैसे हम घरों में देखते हैं अक्सर। अब ये जो गोल है बजट का वो क्या है, जो कि लास्ट ईयर भी था, विकसित भारत बाय 2047। ये भी याद रखना, अगर आपसे पूछे कि गोल क्या है बजट का, तो विकसित भारत बाय 2047। ये 2047 इंपॉर्टेंट है, इसको निगलेक्ट मत करना, इसको याद करना। यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है आपको एग्जामिनर, यहाँ पर 2070 दे सकता है, 2050 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो ये सब गलत होंगे। 2047 इज द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पर अब चीज देखो, ध्यान से सुनना। 2018 तक क्या होता था कि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स होते थे ना, वो बजट वाले दिन एक लेदर का ब्रीफ केस कैरी करते थे। लेदर ब्रीफ केस आपने देखा होगा ना, इस तरीके का होता है हैंडल, तो वो हमेशा कैरी करते थे। लेकिन 2019 से क्या हुआ, पहली बार बही खाता, बही खाता क्या होता है, जो पेपर्स वगैरह से बनता है ना, वो रेड क्लॉथ में लपेट के लाने लगे। रेड क्लॉथ के अंदर ऐसा क्लॉथ होता है, तो ये तो देखो, ये एक्चुअली में टैबलेट है जो अभी प्रेजेंट किया था, लेकिन ऐसा ही जो रेड रैप होता है, उसी तरीके से बही खाता 2019 से शुरुआत की गई। ठीक है, याद रखना कि पहला बही खाता जो था वो 2019 से शुरुआत किया गया था। बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2019 एंड रिप्लेस्ड विद ब्रीफ केस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट बही खाता था, वो बजट पहली बार 2019 में पेश किया गया था, जहां पर ब्रीफ केस को हटा दिया गया था 2019 में। और यहाँ पर उसके बाद एक काम और हुआ था, क्या हुआ था कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी, उन्होंने पहली बार पेपरलेस बजट भी प्रेजेंट किया था। पहली बार पेपरलेस बजट भी प्रेजेंट किया था, कहां पर, डिजिटल टैबलेट में। और ये कब किया था, 2021 से शुरुआत की गई थी। तो 2021, 22, 23 और 24, यानी कि देखा जाए तो फिफ्थ, पांचवा लगातार पेपरलेस बजट था ये, पांचवा लगातार। कैसे, 2021 का एक हो गया, फिर 2022 का, फिर 2023 का, फिर 2024 के दो हो गए, एक हो गए इंटरिम बजट और एक फुल बजट जो अभी आया था। ठीक है, कितने हो गए टोटल, एक, दो, तीन, चार और पांच। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर तो आप बता सकते हो। तो 2021 से पहली बार पेपरलेस बजट आया था टैबलेट में, रेड पाउच में, जैसे कि अभी इमेज में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला। राइट, अब आते हैं अगली स्लाइड पे। तो जो बजट है उसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। बेसिकली देखा जाए किसमें, संविधान में। संविधान में बजट नाम से ये चीज मेंशन नहीं है, ये मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से, जो कि आर्टिकल 112 है। अभी आपसे आर्टिकल पूछ सकते हैं, कौन सा आर्टिकल है संविधान में जिसके तहत ये मेंशन हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो 112 आर्टिकल है। अभी जो बजट पेश किया गया था फुल टाइम वाला 2024 में, अब यहाँ पर देखो दो चीजें हैं। क्या, एक जो फुल टाइम अभी जुलाई में बजट पेश हुआ था, इस बजट का जो टाइम था वो 83 मिनट्स था, 1 घंटा 23 मिनट था। कितना था, 83 मिनट। लेकिन जो इंटरिम बजट अभी आया था, फैब में आया था 2024 में, वो सबसे शॉर्टेस्ट बजट था जो कि 58 मिनट था। देख रहे हो, तो ये 58 मिनट याद रखना, ये इंटरिम बजट की बात हो रही है। और अभी जो फुल बजट आया था उसमें 83 मिनट टाइम लिया था। ये दोनों टाइम भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना। देखो छोटी छोटी चीजें हैं बट याद करना इंपॉर्टेंट है। अब सबसे जो ज्यादा टाइम लिया था, खैर वो सब छोड़ो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अभी करंट सिनेरियो है। अब आ जाओ अगले स्लाइड पे। देखो 2017 से जो बजट है, यानी कि 2016 तक, ध्यान से सुनना, 2016 तक जो बजट है वो लास्ट वर्किंग डे, कब, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रवरी को पेश किया जाता था। 2016 तक जो बजट है वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रवरी को पेश किया जाता था। लेकिन 2017 से जो बजट है वो फर्स्ट वर्किंग डे को सेलिब्रेट किया, पेश किया जाता है, फर्स्ट वर्किंग डे को। अब अगर मान लो कि जैसे फर्स्ट फरवरी को कोई पब्लिक हॉलीडे या फिर संडे है, तो उस दिन बजट पेश नहीं किया जाएगा। जो उसके नेक्स्ट डे होगा, जो कि वर्किंग डे होता है, मंडे टू सैटरडे, उस दिन ये बजट पेश किया जाता है, ये याद रखना। अभी यहां तक देखो, आपको मैंने बताया था 5 पेपरलेस बजट प्रेजेंट किए गए हैं 2021 से, 22, 23 और 24 के 2 बजट, एक इंटरिम बजट और एक फुल बजट। ठीक है, अभी जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, जिनको हम एनडीए नाम से जानते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस,
इन्होंने अपना 13वां लगातार बजट पेश किया है 2016 से 2014 से। तो 2014 से लगातार इन्होंने 13वां बजट पेश किया है। कैसे किया है? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो देखो यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, 5 ईयर। दे 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, और यहाँ पर ये 24, यानी कि टोटली वैसे यहाँ पर देखा जाए तो 11 हुए हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरिम बजट भी आए हैं 2 बार, तो उस इंटरिम बजट को इसमें ऐड कर दिया गया, तब ये 13 बार हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखना। तो 2014 से याद रखना, अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि कॉन्जिक्यूटिव लगातार कितनी बार बजट पेश किया है एनडीए गवर्नमेंट ने, सो 2014 करके आना, बैक मत चले जाना 2012 में, वरना गलत हो जाएगा। सो 2014 इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कि जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो होती है जिसमें हम इन्फ्लेशन को भी काउंट करते हैं, तो और ये हमेशा करंट ईयर पे बेस्ड होती है। करंट ईयर पे जो जीडीपी हम निकालते हैं उस पे बेस्ड होती है ये। और जो रियल जीडीपी होती है उसका बेस ईयर होता है, रियल जीडीपी का बेस ईयर होता है। बेस ईयर क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। आपको ऑप्शन देता हूँ, 2011 से 12 या 2012 से 13। अभी जो बेस ईयर है वो रिवाइज्ड भी हुआ है, कितना हो गया? 2022 से 2023, ये याद रखना। यहाँ मैं इसको एक बार लिख देता हूं। तो जो रिवाइज्ड बेस ईयर अप्रूव किया गया है रियल जीडीपी के लिए, वो कितना किया गया है? वो 2022 से 2023 किया गया है। इसको भूलना मत, एग्जाम में पूछ सकता है, करके आ जाना, 1 नंबर फ्री का मिल जाएगा। तो जो नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ है वो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट की है 10.5%, और रियल जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट की है 8.2%। यानी कि देखा जाए तो लगभग 8.2 में 2.3% का इजाफा करके इन्होंने नॉमिनल जीडीपी को एस्टिमेट किया है। तो ये 2.3% जो है वो एक्स्ट्रा है रियल जीडीपी पे, तब जाके वो नॉमिनल बनी है। अब आप एक काम करना, रियल जीडीपी जो है उसका 8.2% याद रखना। बस इसमें अगर एग्जाम में पूछता है नॉमिनल जीडीपी, तो 2.3 ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 10.5, खत्म। अब आते हैं आगे, फिजिकल डेफिसिट। देखो अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो बोरोविंग जो होती है, सरकार जब पैसा उधार लेती है ना, बोरो करती है, पैसा उधार लेती है फॉर फाइनेंसिंग, यानी कि अपने एक्सपेंसेस को खर्च करने के लिए, देने के लिए। अब जैसे मान लो कि मेरे पास 100 रुपए है और मेरे जो खर्चे हैं वो 150 रुपए के हैं, तो जो भाई 50 रुपए का गैप है वो मैं किसी दोस्त से या अपनी फैमिली से उधार लूंगा ना। तो गवर्नमेंट भी यही करती है, फिजिकल डेफिसिट में वो पैसा बोरो करती है ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर पाए, उनको पूरा कर पाए। और ये जो फिजिकल डेफिसिट है ये एस्टिमेट किया जा रहा है, अब ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट काफी है, ये आ सकता है। तो 4.9% एस्टिमेट किया जा रहा है फॉर 2024 से 25, यानी कि फिजिकल ईयर 25 के लिए। ये याद रखना, भूलना बिल्कुल भी मत। अगर भूल गए तो फिर डांट खाने के लिए रेडी रहना अगर एग्जाम में क्वेश्चन छूट गया। तो 4.9% 2025 के लिए, फिजिकल ईयर के लिए ये एस्टिमेट किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक दो चीजें और है, वो क्या है? देखो, गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो फिजिकल डेफिसिट है ना उसको 4.5% से लेस करना है। किससे लेस करना है? तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि फिजिकल डेफिसिट को 4.5% से लेस करना है। कब तक लेस करना है? 2025-26, यानी कि अगले साल का जो बजट आएगा उसमें गवर्नमेंट ये लेस करना चाहती है। तो ये भी भूलना मत, अगर एग्जाम में पूछता है आपसे कि 4.5% का जो टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उससे लेस का फिजिकल डेफिसिट कब तक अचीव करना चाहती है, तो फिजिकल ईयर 26 याद रखना, भूलना बिल्कुल भी मत। अब यहाँ पर देखो, फिजिकल डेफिसिट जो रहा है अभी 2024 में, यानी कि जो रिवाइज्ड एस्टिमेट आया है, तो उसमें 5.8 रहा है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर जो फिजिकल डेफिसिट है वो डिक्रीज हो रहा है। 5.8 था अभी 2024 में जो गया फिजिकल ईयर, जो कि 31 मार्च 2024 को रिपोर्ट आई थी कि कितना क्या खर्चा हुआ, तो उसमें 5.8% फिजिकल डेफिसिट रहा। अब जो गवर्नमेंट ने टारगेट किया है 2025 के लिए, जो अगले साल 31 मार्च 2025 को क्लोज होगा, उसके लिए 4.9% किया है। फिर उसके अगले साल 2026 में जब हम बात कर रहे हैं 31 मार्च 2025 की, उस टाइम गवर्नमेंट का टारगेट है कि 4.5% से नीचे करना है। अब होता है नहीं होता वो हमको नहीं पता, वो देखेंगे तब की तब, बहुत ज्यादा फ्यूचर चीजें हैं ये, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट तीनों ही डेटा है ये। तो याद रखना, इसको ऐसे याद कर लो कि फिजिकल ईयर 2024
और 25 और 26। तो 24 में रहा है 5.8%, 25 का टारगेट है 4.9%, 26 का टारगेट है 4.5% से लेस करना। ठीक है, एरो का मतलब है लेस, नीचे डाउन। गवर्नमेंट ने एस्टिमेशन लगाया है, एस्टिमेटेड टू स्पेंड 48 लाख करोड़, यानी कि गवर्नमेंट लगभग 48 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी 2025 फिस्कल ईयर में। अभी जो चलेगा ना पूरा, अभी जो चल रहा है, तो तब तक के लिए कितना अमाउंट है याद रखना। तो 48 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है, अनुमान लगाया है, जो कि 8.5% ज्यादा है 2024 फिस्कल ईयर के एक्चुअल से। एक्चुअल मतलब क्या होता है, रियल वाला, जो बाद में काउंटिंग वगैरह होती है ना, पूरा हिसाब किताब किया जाता है, उसमें जो आता है पूरा एकदम एक्चुअल जेन्युइन रियल जो भी हम बोलते हैं, यानी कि एस्टिमेशन नहीं है, ये रियल फिगर है, तो उससे 8.5% ज्यादा रहा है, ये भी याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला फिजिकल डेप, ये एस्टिमेशन वाला, एक्सपेंडिचर वाला। अब यहाँ पर देखो, डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट। अब ये डिस इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपने स्टेक्स अपनी पोजीशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से कुछ शेयर्स में या कुछ अमाउंट में वापस ले लेती है। जैसे एलआईसी में किया था डिस इन्वेस्टमेंट वाला काम, तो वही काम होता है कि कुछ कुछ जो पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वहां से कुछ अपने स्टेक्स बेच देती है प्राइवेट प्लेयर्स को। तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो फिस्कल ईयर 2025 है, जो भी चल रहा है, उसमें गवर्नमेंट 50,000 करोड़ रुपए के स्टेक बेचेगी प्राइवेट कंपनीज को, ये याद रखना। और ये जो एक्चुअल था 2023-24 का, अभी जो क्लोज हुआ था, उसमें 33,123 करोड़ रुपए था। कितना था? 33,123 करोड़। तो लगभग यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो गया, लगभग 16,867 सो 60,877 करोड़ रुपए का ज्यादा डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। तो ये ओके, फिनिश हो चुका है। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। देखो, नरेगा काफी फेमस है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, पता नहीं इसका फेवरेट है आरआरबीपीओ में। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना, महात्मा गांधी एमजी से। नेशनल तो पता, ये सिंपल सा है, मेनली है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब यहाँ पर सबसे हाईएस्ट अलोकेशन किया है बजट का फिस्कल ईयर 2025 के लिए। कितना किया है भूलना बिल्कुल भी मत, वरना डांट खा लोगे एग्जाम में। 86,000 करोड़ रुपए का इतना बजट अलोकेट किया है, यानी कि साइड में रख दिया है कि भाई इतना पैसा हम लगाने वाले हैं नरेगा में इस साल जो अभी चल रहा है। तो 86,000 करोड़ रुपए है। अब यहाँ पर टेबल देख लेते हैं कितना क्या अमाउंट लगाया गया। देखो, ये है बजट के बारे में बात हो रही है, जो कि किस में है, करोड़ के अंदर है। और ये परसेंटेज चेंज है, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। जो वैल्यू माइनस में होगी सामने, वो डिक्रीज होगा, बाकी सारी इंक्रीज में है। तो अगर हम बात करें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम नरेगा, तो यहां पर इसकी, एक मिनट रुको। तो यहाँ पर जो इसका बजट है वो कितना है, हमने अभी डिस्कस किया था, 86,000 करोड़ रुपए। और यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है, यानी कि लास्ट ईयर भी सेम ही था। भाई लास्ट ईयर जो था वो भी सेम ही था, इसलिए सेम रखा गया है। तो 0% का चेंज है। और यहाँ पर देखो, पीएम किसान में भी 0% का चेंज है, दोनों में ही कोई चेंज नहीं है, ये बात याद रखना। अगर एग्जाम में पूछ ले कि कौन कौन से स्कीम्स के लिए या कौन कौन से एक्टिविटीज के लिए 0% का चेंज है, तो एक नरेगा हो गया, दूसरा पीएम किसान हो गया। तो इसका नरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं अलग से, और पीएम किसान के लिए 60,000 करोड़, जो कि 20,000 करोड़ करके, 20,000 करोड़ करके क्वार्टरली, मतलब बेसिकली 4 मंथ्स में एक बार अगर देखा जाए, तो उस हिसाब से ये पैसा अलोकेट करेंगे। खैर इसको आप छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे इसमें आप। टोटल अमाउंट याद रखो, 60,000 करोड़ रुपए आपको याद रखना है पीएम किसान का। अब यहाँ पर देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना, अभी जब हमने कुछ टाइम पहले इसके बारे में पढ़ा था, तब इसका जो अमाउंट निकल के आ रहा था वो 80,000 करोड़ समथिंग आ रहा था। ठीक है, 80 या फिर 82,000 समथिंग आ रहा था। लेकिन अगर अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और अगर आपसे क्वेश्चन में ये ऑप्शन देता है कि बजट के अकॉर्डिंग कितना
टारगेट है, और अगर उसने 84,600 करोड़ रुपए दिया तो आप ये मार्क करके आना। अगर ये अमाउंट नहीं दिया तो जो हमने पहले रीड किया था वो अमाउंट रीड करके आना। और वो पहले कहाँ मिलेगा आपको? वो आपको जून या जुलाई की नेशनल की पीडीएफ में मिल जाएगा, जहां पर हमने पीएम आवास योजना को कंप्लीट कवर किया है। जाके देख लेना नेशनल नोट्स पीडीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना चेंज हुआ है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। बस इतना याद रखो कि लगभग 50% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है, इतना ध्यान रख लो बस। अच्छा, जल जीवन मिशन, जिसको हम नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 70,000 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट हुआ है। तो देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। नरेगा 86,000 हो गया, पीएम आवास योजना 84,600 हो गया, एंड जल जीवन मिशन 70,000 करोड़ रुपए हो गया, पीएम किसान 60,000 करोड़ रुपए हो गया। तो ऐसे याद रख लो कि 86, 84.6, देन 70 एंड देन 60। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। और कितना परसेंटेज चेंज रहा है? तो जल जीवन मिशन का 0.2% चेंज रहा है, यानी कि इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से। नेशनल हेल्थ मिशन का अमाउंट देख सकते हो, 36,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, कितना चेंज हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अमाउंट अलोकेट हुआ है वो 22,600 करोड़ रुपए का अमाउंट अलोकेट हुआ है, 22,600 का। तो ध्यान से सुनो, नेशनल हेल्थ मिशन का जो अमाउंट था वो 36,000 था, पीएम किसान का कितना था? 60,000 था। तो देखा जाए तो 6 की टेबल चल रही है, पीएम किसान 60,000 और नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम का जो अमाउंट है वो 36,000 करोड़ रुपए। और उसके बाद जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है उसका कितना है? 22,600। और जो हमारी नरेगा स्कीम थी उसका कितना था? 86,000 करोड़। उसके बाद ये पीएम आवास योजना का अमाउंट कितना था? 84,600 करोड़ रुपए। तो ये भी सब याद रखना, अमाउंट भूलना मत। और ये कितना इंक्रीज हुआ है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको। अब आते हैं आगे अगली टेबल पे। अब यहाँ पर देखो पोषण 2.0 स्कीम पूछ सकता है। यहाँ पर दो है पोषण, एक तो पोषण 2.0 है और एक है पीएम पोषण, तो दोनों अलग है। तो पोषण 2.0 के लिए अमाउंट अलोकेट हुआ है 21,200 करोड़ रुपए। ये आप ध्यान रख सकते हो, 21,200। इन सबको लिख लेना या इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, 5-6 बार 10 बार रिवाइज कर लो, आप भूलोगे ही नहीं, तुरंत याद हो जाएगा आपको। और प्रधानमंत्री, हाँ, अब पीएम पोषण के लिए जो अमाउंट है वो कितना है? 12,400 करोड़ रुपए। तो ये देखा जाए तो पोषण 2.0 का जो अमाउंट अलोकेट किया है वो ज्यादा है किससे? पीएम पोषण से। तो ये आप याद रखना, भूलना मत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके लिए भी अमाउंट इंपॉर्टेंट है आरआरबीपीओ के पर्सपेक्टिव से। तो 19,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं, कितना? 19,000 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर ध्यान दो, पीएम ये जो पोषण 2.0 स्कीम है, इसका जो बजट है, उसका जो अमाउंट है वो 1.5% डिक्रीज है लास्ट ईयर से। यानी कि लास्ट ईयर 21,200 करोड़ से ज्यादा अमाउंट था, कुछ लगभग 22.5 के आसपास होगा, बट इस बार 21,200 रखा है, तो -1.5 का रखा गया है। अच्छा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी -2.7% डिक्रीज है, कम है अमाउंट जो अलोकेट किया है इस बार लास्ट ईयर के मुकाबले। तो ये कितना, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आरआरबीपीओ के हिसाब से। तो 14,600 करोड़। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो, 84,600 करोड़ किसका अमाउंट था? बताओ किसका अमाउंट था? तो ये था प्रधानमंत्री आवास योजना का। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक इसकी हमने पढ़ी थी, कौन सी थी? मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इसका अमाउंट कितना था? 22,600 करोड़ रुपए। यही था ना? देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ, यही था। उसके बाद अगर हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, इसका अमाउंट कितना है? 14,600 करोड़ रुपए। तो देखो इन तीनों में लास्ट में 600 आ रहा है, तो ऐसे याद रख लेना, पीएम आवास योजना 84,600, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 22,600, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 14,600। और प्रधानमंत्री ग्राम मतलब गांव होता है, ग्राम सड़क योजना 19,000 करोड़ रुपए। इसका भी अमाउंट इंपॉर्टेंट है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएम पोषण के हमने देख लिए, 12,400 है, लगभग देखा जाए तो 9,000 के आसपास कम है, 8,800 के आसपास। किससे? पोषण 2.0 से। कितना परसेंट चेंज हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए अमाउंट देख लेना, 12,000 लगभग इतना ही है, कितना चेंज हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आप सबको याद हो गया होगा। अब यहाँ पर कुछ और बात कर लेते हैं।
5-6 चीजों की। बस ये जो चीजें हैं ना वो आपको ध्यान रखनी है। देखो कंफ्यूजिंग और डर तब तक लगेगा जब तक आप इसको रिवाइज नहीं करोगे 2-3 बार, 4 बार, 5 बार। 5-6 बार रिवाइज कर लो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको टिप्स पे याद हो जाएगी सारी चीजें। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग याद करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे भी याद करो, शीट पे लिखो, दीवार पे लिखो, या फोन में टाइप कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एज अ वॉलपेपर, याद हो जाएगा सारा तुरंत। अब आते हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये स्कीम है। इसके लिए भी अमाउंट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। 11,840 करोड़ रुपए। कितना? 11,840। तो देखो अभी तक हमने कितनी कितनी स्कीम की जो कि इंपॉर्टेंट थी। एक तो पीएम आवास योजना की हमने बात की, ठीक है। उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की हमने बात की। उसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हमने बात की। अब हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं। तो ये 4 स्कीम का अमाउंट अलोकेट किया गया है, इन चारों को लिख लेना अलग से, ठीक है। सो पीएम आवास योजना का जो अमाउंट था वो कितना था? 84,600 करोड़ था। और जो ग्राम सड़क योजना का अमाउंट था वो कितना था, देख लेते एक बार। तो 19,000 करोड़ था, और 14,600 ये था। तो ये अमाउंट था 19,000 करोड़ रुपए का। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अमाउंट था 14,600 करोड़ रुपए का। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अमाउंट था 11,800 करोड़ रुपए का। ऐसे याद कर लो, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, है ना। तो इसको ऐसे याद हो जाएगा आपको आराम से। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट था ही, कृषि सिंचाई योजना। अब पीएलआई स्कीम जो होती है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। इसके लिए 6,200 करोड़ रुपए का अमाउंट अलोकेट किया गया है। कितना? 6,200 करोड़ रुपए का। लगभग देखा जाए तो प्रधानमंत्री ये पोषण, ये जो है ना, देखो ये वाली जो स्कीम है पीएम पोषण वाली, इसका लगभग हाफ अमाउंट है। कितना था इसका अमाउंट? 12,400 था। और यहाँ पर इसकी हम बात करें अगर पीएलआई की, तो ये 6,200 है, यानी कि उसका हाफ परसेंट है पीएम पोषण का। ऐसे भी याद कर सकते हो आप। आयुष्मान भारत को छोड़ो, स्किप कर सकते हो। हाँ, सोलर पावर ग्रिड को इंपॉर्टेंट है, ये याद करो। तो ये 8,500 करोड़ रुपए है। ग्रिड क्या होती है? एक तरह से चेन होती है, कनेक्ट कर देते हैं पूरा, और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं सोलर पावर का, खेतों वगैरह में, या फिर जो जमीनें होती है ना खाली वहां पर। तो सोलर पावर से हम लाइट वगैरह बनाते हैं, आपको पता ही होगा। यानी कि जो सूर्य की जो किरणें होती है उससे हम चार्जिंग करते हैं। तो जो हमारे ग्रिड होते हैं उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो सोलर पावर के लिए कितना अमाउंट है? 8,500 करोड़ रुपए का। चिप एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, ये काफी मुझे यूनिक सा लग रहा है, तो इसके लिए पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। तो चिप एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए 6,900 करोड़ रुपए का अमाउंट अलोकेट किया गया है। और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये भी काफी न्यूज में है, क्योंकि भाई बात हो रही है ग्रीन की पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो 600 करोड़ रुपए मात्र। अब देखो यहाँ पर अगर हम पीएलआई को उठा दे तो ये जो चारों चीजें हैं, ये भी छोड़ो, आप आयुष्मान भारत को हटाओ साइड के अंदर। सोलर पावर ग्रिड, ये जो 3 चीजें है ना, सोलर पावर ग्रिड, चिप एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इनको याद रख लो। तो 8,500 हो गया सोलर के लिए, 6,900 हो गया चिप एंड डिस्प्ले के लिए, और 600 हो गया किसके लिए? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। तो ऐसे याद कर लो, 8,500, 6,900 और 600। या ऐसे भी याद कर सकते हो आप, 85, 69 और 60। बाद में जीरो अपने मन से लगा देना, क्या ही दिक्कत है। यहाँ एक जीरो आएगा, बस याद रखना ये 600 है, 6,000 मत कर देना इसको, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे कि कितना अमाउंट अलोकेट करना है या फिर किया है, और उसमें आप क्वेश्चन दे दे 600, 6,000, तो याद रखना 6,000 नहीं आएगा, 600 आएगा। किसका? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। अब आते हैं आगे स्लाइड पे। अब ये जो बजट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो 4 मेजर कास्ट पे फोकस करेगा। कास्ट मतलब क्या होता है? सेगमेंट्स होते हैं सोसाइटी के अंदर। एक तो गरीब, जिसको हम पुअर बोलते हैं, याद रखना, GMYA, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैसे ट्रिक से याद किया जाए, बताइए। गामी, गामी याद कर लो आप यार, एक काम करो, हाँ ये सबसे परफेक्ट लग रहा है मुझे, गामी। गामी मतलब किसी का नाम रख दो अपने घर के अंदर, ठीक है, या अपना नाम चेंज कर लो, गामी, 2 दिन के लिए। तो गामी क्या हो गया? गरीब हो गया, ए से अन्नदाता हो गया, एम से महिलाएं हो गया, वाई से युवा हो गया, खत्म हो गया। तो बोल देना बस भाई, गामी पे फोकस करेगा बजट जो है। गरीब, अन्नदाता मतलब फार्मर्स वगैरह जो होते हैं, एम से महिलाएं जो वुमेन होती है, और वाई से यूथ, खत्म, युवा। तो बस ये चारों हो गए। बजट 2024 है, इसकी थीम है, देखो अभी हमने बात की थी 4 मेजर कास्ट किस किस पे फोकस करेगा, किस किस को बेसिकली इनहेंस करने के लिए या उनको पुश करने के लिए आगे
वो काम करेगा बजट। अब इसकी कुछ थीम है, थीम मतलब कि किस किस एरिया पे वो काम करेगा इन चारों के लिए। तो कौन कौन सी एरिया है वो? एम्प्लॉयमेंट के लिए, भाई जो महिलाएं हैं, जो युवा है, जो गरीब है, उनको नौकरी भी तो देनी है ना, तो एम्प्लॉयमेंट पे काम करेगा। अब नौकरी कब मिलेगी? जब उनके पास स्किल होगी। भाई देखो, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल होगी तब एमएसएमई में मिडिल क्लास लोग आएंगे। ऐसे याद कर लो इसको सिंपली। ये आपके लिए मैंने ट्रिक बनाई है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल होगी तभी जाके एमएसएमई में जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लोग आएंगे। तो ऐसे आपको याद रखना है कि एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास, देखो डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आपको आज के टाइम पे मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब है, अगर आप उसकी तैयारी करते हो या फिर नहीं करना चाहते, तो अगर आपको एक अच्छी जॉब करनी है, अच्छा स्टेटस प्राप्त करना है सोसाइटी में, अच्छा फ्यूचर आपको लेके चलना है, तो आपके पास स्किल होनी चाहिए। स्किल टीचिंग भी हो सकती है, स्किल कोई दूसरा भी हो सकता है, लाइक आर्टिशियंस वगैरह जो होते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं मैक्सिमम, ये कौन से होते हैं? मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। अब एमएसएमईज यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटी छोटी कंपनियां होती है ना, वहां पर अगर काम करना है अगर आपको, और वहां काम करने के लिए आपको स्किल चाहिए होगी, तो फिर आपको पैसा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो बस एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल होगी तब एमएसएमई में मिडिल क्लास लोग आएंगे। आपको याद हो गया होगा, 5-6 बार रिपीट कर लेना है मेरे साथ, भूलोगे नहीं। गामी मतलब क्या था? गामी का मतलब बताओ क्या था? जी से था गरीब, ए से अन्नदाता, एम से महिलाएं, और वाई से युवा यानी कि यूथ। मुझे भी याद हो गया। चलो अब यहाँ पर देखो, ये तो हमने बात की कि किस किस एरिया पे फोकस करेंगे, चार थे। क्या थीम होगी, यानी कि किस किस कास्ट के लिए, जो हमने डिस्कस की थी गामी वाली, उसको इंक्रीज करने के लिए क्या क्या काम करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट स्किल वगैरह था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ प्रायोरिटीज है बजट में, यानी कि उन सभी कास्ट को, उन सभी थीम को अलाइन करने के लिए, ट्रैक पे लाने के लिए, या उनके लिए काम करने के लिए कुछ प्रायोरिटीज है, कुछ टारगेट्स है जो कि गवर्नमेंट अब करने वाली है। तो याद रखना 9 टारगेट है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो 9 टारगेट है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर याद कर लो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एग्रीकल्चर वाला, डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, अर्बन डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन। देखो नेक्स्ट जनरेशन को क्या लगता है कि एग्रीकल्चर अगर नहीं होगा तो अर्बन डेवलपमेंट होगा, यानी कि अगर हम खेतों की जो जमीनें हैं उसको हटा देंगे, वहां पर बिल्डिंग, पार्क्स, म्यूजियम, मॉल बना देंगे, तो वो सोशल जस्टिस होगी और डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये गलत सोच है, ऐसा नहीं होगा। तो नेक्स्ट जनरेशन को सोचना चाहिए कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर को और बढ़ावा दे, उससे फिर डेवलपमेंट अच्छा होगा और उससे हमको सोशल जस्टिस भी मिलेगा। आपको याद हो गया होगा, तो 4 आपको याद होगी यहीं पे प्रायोरिटीज। अब बात करते हैं 5 और की। देखो यहाँ पर एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन तीनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से। कैसे करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज जो होती है, अगर वहां पर अच्छा आपको रोल प्ले करना है, अच्छा काम करना है सोसाइटी में, तो आपको एनर्जी पे ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें आप ग्रीन एनर्जी वगैरह अडोप्ट कर सकते हैं। और अगर लोग वहां पर काम कर सके अच्छे से, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। अब भाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, तो इनोवेशन करने के लिए आपको कुछ सामान भी चाहिए, मशीन वगैरह भी चाहिए। तो जब ये तीनों काम हो जाएंगे आपके पास, एनर्जी, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तब जाके आप एम्प्लॉयमेंट रख सकते हैं, फिर लोग आपके पास काम करने आएंगे। तो ऐसे ही याद कर लो। तो देखो दोबारा याद करो, जो 4 हमारे पास प्रायोरिटीज थी उसमें था नेक्स्ट जनरेशन को लगता है कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर का होना बहुत जरूरी है ताकि डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस किया जा सके। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में अगर एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सिंपल है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको पूरा रटने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने बताया बस वैसा याद करो, आराम से याद हो जाएगा। 5-6 बार इसको रिवाइज कर लेना। इसमें से पूछ सकता है कि कौन सी प्रायोरिटी नहीं है बताओ, 4-5 ऑप्शन देके, तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उससे याद करना। रेड वालों को, चारों को एक साथ रिवाइज करना, और जो ब्लैक वाले हैं उनको एक साथ रिवाइज करना, 5 को। अब आ जाओ आगे। अब यहाँ पर बात हो रही है फर्स्ट प्रायोरिटी की। तो क्या था? एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। ये क्या है भाई? 109 वैरायटी की 32 फसलें यहाँ पर कल्टीवेशन यानी कि खेती के लिए, फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस की जाएगी। 109 वैरायटी की 32 जो क्रॉप्स होगी वो इंट्रोड्यूस की जाएगी फार्मर्स के लिए, खेती के लिए। अब देखो 32 जो फसलें हैं उसमें अलग अलग वैरायटी होगी। जैसे मान लो एक फसल है गेहूं की, तो गेहूं की एक फसल में अगर मान के चले एज एन एग्जाम्पल
5 वैरायटी है, तो ये क्या होगी कि भाई जो हमारी क्रॉप है वो तो एक ही है, लेकिन जो जो इसकी वैरायटी है वो 5 है ना। जैसे आप मॉल में एक शूज लेने जाते हो, मान लो प्यूमा का शूज है, और उसकी कितनी वैरायटी है, उसकी 100 200 1000 वैरायटी है। तो ऐसे ही अलग अलग जो फसलें होती है ना उनकी वैरायटी होती है। जैसे मान लो स्पोर्ट शूज की वैरायटी है, स्नीकर्स की वैरायटी है, ठीक है, लेदर शूज की वैरायटी है, फॉर्मल शूज की वैरायटी है, बूट शूज की वैरायटी है। तो ये सब वैरायटी होगी ना। ये तो एक सेगमेंट हो गया, फिर इसमें जो वैरायटीज आएगी आपको दिखाएगा अलग अलग चीजें, तो वो वैरायटी होती है। तो 109 वैरायटी यहाँ पर याद कर लेते हैं। तो 32 क्रॉप्स में 109 वैरायटी इंट्रोड्यूस करेंगे बजट में फार्मर्स के लिए, खेती के लिए। यहाँ पर 1 करोड़ फार्मर, कितना, 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित करेंगे, पुश करेंगे अगले 2 सालों में। कब तक? फिजिकल ईयर 2026 तक। बस 2 साल याद रखो। और कितने फार्मर्स हैं? 1 करोड़ फॉर नेचुरल फार्मिंग। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्टेब्लिश किए जाएंगे। देखो ये क्या होता है, ये बेसिकली जो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर है ना, इनको हम बीआरसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम बीआरसी बोलते हैं। और ये सॉइल हेल्थ वगैरह के लिए, क्रॉप की ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए, और कीड़े मकोड़े या जो कीटाणु वगैरह होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनको कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे फसल से हटाना है, उन सभी पे ये काम करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं और इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। तो ये बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर है, ठीक है। ये कितने करेंगे स्टैब्लिश? 10,000, 10K, ये इनका टारगेट है। तो दोबारा देखो, 32 करोड़ के लिए 109 वैरायटी इंट्रोड्यूस करेंगे, 1 करोड़ फार्मर को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित करेंगे फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स, और 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्टेब्लिश करेंगे। खत्म हो गया। अब आते हैं अगले पे। अब देखो ये तो हमने कर ही लिया, छोड़ो इसको। एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे थे ना, एमएसएमई, जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस था, वहां पर एनर्जी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इनोवेशन होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट होगा। देखो मुझे भी याद हो गया। तो एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे थे। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ना, बेस्ड ऑन एनरोलमेंट इन ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, जब आप किसी कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं तो वहां पर आपका पीएफ वगैरह कटता है ना, तो जो आपका प्रोविडेंट फंड कटता है उसकी बात कर रहे हैं। अगर एनरोलमेंट पीएफ में आते हैं तो पीएम पैकेज में 3 स्कीम अनाउंस की गई है ईपीएफओ के लिए, ये याद रखना, ठीक है। ईपीएफओ के लिए, एनरोलमेंट के लिए पीएम पैकेज में, किसमें? पीएम पैकेज में 3 स्कीम अनाउंस की गई है फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो रोजगार से संबंधित जो पैसा, जो फेवर आपके लिए किया जाता है फाइनेंशियली वगैरह, उसकी हम बात कर रहे हैं। जो कि एम्प्लॉयज यानी कि जो नौकरी कर रहे हैं नौकर, और जो एम्प्लॉयर्स जो नौकरी दे रहे हैं, उन दोनों के लिए ये काम करेगा। अब यहाँ पर 3 स्कीम की हम बात कर रहे थे। स्कीम ए क्या है? स्कीम ए है फर्स्ट टाइमर्स, ये याद रखना। फर्स्ट टाइमर्स यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करेंगे और ईपीएफओ में रजिस्टर करेंगे, जो भी लोग नए होंगे जो ज्वाइन करेंगे और ईपीएफओ में रजिस्टर करेंगे, उनको डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर दिया जाएगा 1 मंथ की सैलरी इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, जो कि मैक्सिमम कितनी होगी? 15,000 रुपए। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, मैक्सिमम चांस आने के। ये वाला जो है। स्कीम बी क्या है? जो क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह जो होती है, कंपनीज होती है, वहां पर नौकरी जो है वो डेवलप करना। यहाँ पर इंसेंटिव्स दिए जाएंगे डायरेक्टली, किसको? बोथ। बोथ में कौन कौन आ गया? बोथ में आ गया आपका एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स, ठीक है, दोनों की बात हो रही है, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। तो बोथ को इंसेंटिव दिए जाएंगे, ये याद रखना। थर्ड स्कीम जो है वो है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स मतलब क्या होता है? जो नौकरी देने वाला होता है, उसको कहते हैं एम्प्लॉयर। जैसे मान लो राइट अप्रोच है, राइट अप्रोच में अगर मेरी टीम आगे जाके 100 लोगों की होती है, तो इस टीम के ऊपर कौन बैठा है? शिव सर बैठे हैं। तो ये जो 100 लोग हैं, ये मेरे अंडर काम कर रहे हैं और इनको मैं एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, तो ये मेरे एम्प्लॉय है सारे, और मैं इनका एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, समझ आया? तो जो ये वाली स्कीम है स्कीम सी, ये मुझे बेनिफिट देगी। कैसे देगी? ये मुझे पैसा वापस करेगी, यानी कि रीएम्बर्समेंट करेगी टू एम्प्लॉयर्स अप टू 3,000 पर मंथ। मुझे हर महीने 3,000 रुपए ये ट्रांसफर करेगी फॉर 2 इयर्स टुवर्ड्स देयर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय। अगर मान लो मेरी कंपनी में 20 एम्प्लॉय और आते हैं, उनको मैं ईपीएफओ में रजिस्टर करवाता हूं, तो उन हर एक एम्प्लॉय का
आफ्टर रजिस्ट्रेशन मुझे 3,000 हर एक एम्प्लॉय के मिलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना आप। तो 3,000 रुपये मुझे पर मंथ मिलेंगे। कब मिलेंगे? पर मंथ मिलेंगे एम्प्लॉयर्स को। याद हो गया होगा आपको। खत्म, खल्लास कर दिया इसको। चलो अब आगे आते हैं। ओके, ये तो हमने पढ़ ही लिया ना, छोड़ो इसको, इसको काट देते हैं। एक मिनट रुको। ओके, तो यहाँ पर देखो। ओके, सो यहाँ पर एक है फोर्थ स्कीम। अब ये स्कीम इंपॉर्टेंट है। कैसे? अभी तक हमने बात की तीन स्कीम की। तीन स्कीम किसकी थी? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, वो तीन स्कीम थी, ए बी सी। लेकिन ये जो फोर्थ स्कीम है ये अलग है। इसके अलावा एक पांचवी स्कीम और है जो कि प्राइम मिनिस्टर पैकेज में है। तो टोटल 5 स्कीम है उसमें। अब ये फोर्थ स्कीम क्या है? ये एम्प्लॉयमेंट से लिंक नहीं है, लेकिन ये स्किल को बूस्ट करेगी, उसको पुश करेगी, इंकरेज करेगी। कैसे? 20 लाख यूथ जो होंगे, 20 लाख यूथ आपके मेरे जैसे, उनको स्किल्ड किया जाएगा, उनको काम सिखाया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 सालों के लिए उनको काम सिखाया जाएगा 20 लाख यूथ को। और साथ ही साथ 1,000 IITs इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी अपग्रेड किए जाएंगे 5 सालों में। ये याद रखना कि भाई 1,000 IITs को अपग्रेड किया जाएगा 5 सालों में, और 20 लाख यूथ को स्किल किया जाएगा 5 सालों में। ठीक है, साथ में 1 करोड़ यूथ को स्किल किया जाएगा बाय इंडियाज टॉप कंपनी। इंडिया की जो टॉप कंपनी है वो 5 सालों के लिए 1 करोड़ यूथ को यहाँ पर स्किल्ड करेगी। अभी हमने एक यहाँ पर न्यूज पढ़ी थी जिसमें यूथ की बात हो रही थी, आपको शायद याद आ रहा होगा। याद आ रहा है? देखो ये वाला, यहाँ पर बात की थी फार्मर्स की। एग्रीकल्चर वाले सेगमेंट में 1 करोड़ फार्मर की बात होती है जिसमें नेचुरल फार्मिंग सिखाएंगे अगले 2 सालों के लिए। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है यूथ की। तो यूथ को इंडिया की टॉप कंपनी द्वारा स्किल किया जाएगा अगले 5 सालों में, ये भी याद रखना। ठीक है, 12 मंथ प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप एंड मंथली अलाउंस मिलेंगे। देखो, जो भी स्किलिंग पे काम करेंगे उसमें 12 महीने के लिए यानी कि 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर के जरिए इंटर्नशिप, मतलब प्राइम मिनिस्टर की निगरानी में जो उनका पैकेज वगैरह होगा उनके चलते आपको मंथली अलाउंस दिए जाएंगे, जिनको हम स्टाइपेंड भी बोलते हैं। जब आप किसी के अंडर काम करते हैं ना, इंटर्नशिप, तो वो आपको स्टाइपेंड देता है। जो पैसा होता है ना, आपकी सैलरी नहीं होती, वो स्टाइपेंड होता है। तो वो आपको 5,000 रुपए हर मंथ देंगे 12 महीने के लिए, 1 ईयर के लिए। ठीक है, ये भी याद रखना। खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो, हम बात कर रहे थे पांचवी स्कीम की, तो अभी हमने बात की फोर्थ स्कीम की जिसमें हम स्किलिंग को बूस्ट करेंगे। ठीक है, अब आपको बताया मैंने, जिसमें 20 लाख यूथ को अगले 5 सालों के लिए स्किल्ड करेंगे और 1,000 IITs को स्टैब्लिश करेंगे, अपग्रेड करेंगे, सॉरी, 5 सालों के लिए। और 1 करोड़ यूथ को स्किल करेंगे बाय टॉप कंपनीज इन 5 ईयर्स। ठीक है, अब जो पांचवा स्कीम है पीएम पैकेज में, उसमें क्या करेगी? इसमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी। देखो, इंटर्नशिप की बात कर रहा था ना मैं, किसी के अंडर काम करना होता है। जैसे मान लो कि किसी एक इंसान ने LLB कंप्लीट की, या मान लो CA कंप्लीट किया, या फिर डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट की, तो वो किसी सीनियर अपने जो होते हैं उनके अंडर काम करते हैं ना, जिसको इंटर्नशिप बोलते हैं। तो बस वही होता है कि भाई ये सभी तो स्किल्ड है, जो आपके सीनियर्स है वो स्किल्ड है। तो जो स्किल्ड सीनियर्स है आपके, सीनियर्स जो स्किल्ड है, वो जूनियर्स को काम जो सिखाते हैं तो उनको इंटर्नशिप पे रखते हैं। उससे इनकी हेल्प भी हो जाती है काम में, और जूनियर भी सीख जाते हैं। और बदले में जो सीनियर वाले हैं लोग, ये इनको स्टाइपेंड देते हैं। तो इसको कहते हैं इंटर्नशिप। ठीक है, तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी इन 500 टॉप कंपनीज, यानी कि 1 करोड़ यूथ जो होंगे, युवा जो होंगे, उनके लिए 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी 5 सालों के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इसको। ठीक है, अब यहां पर देखो, एक स्कीम की बात हो रही है। यहां तक हमने पूरी पैकेज जो थी स्कीम वो फिनिश कर ली, 500 की 5। अब यहां पर एक अलग चीज है, मॉडल स्किल लोन स्कीम। अभी देखो, मॉडल स्किल लोन यानी कि स्किल को डेवलप करने के लिए जो लोन दिया जाता है उस पर ये बात करेंगे, जिसमें ये फाइनेंशियल हेल्प देते हैं यंग लोगों की फॉर स्किल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर जो ये मॉडल स्किल लोन स्कीम है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, इसका जो लोन अमाउंट है वो अब रिवाइज करके कितना कर दिया गया है? 7.5 लाख रुपीज। 7.5 लाख रुपए, ये इंपॉर्टेंट है, भूलना बिल्कुल भी मत। विद गारंटी फ्रॉम अ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट गारंटी लेती है जब बैंक वगैरह से पैसे लेते हैं ना, कि भाई हम गारंटी देते हैं कि अगर अमाउंट
किसी युवा ने नहीं दिया तो हम उसके बदले में पे करेंगे। और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 25,000 स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की, युवा की हेल्प करेगा हर साल। ये बहुत डाटा भैया इंपॉर्टेंट है, अगर मैं होता एग्जामिनर तो क्वेश्चन पक्का पूछता इसमें से। अब आ जाओ अगली स्लाइड पे। फॉर द यूथ हु हैव नॉट बीन एलिजिबल, देखो भाई कोई भी युवा अगर किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का अभी तक लाभ नहीं उठा पाया तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उनको हम पैसा देंगे, लोन देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। कितना? 10 लाख रुपए तक का, 10 लाख रुपए तक का, फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। यानी कि भाई इंडिया की बात कर रहा है, बाहर की बात नहीं कर रहा है, इंटरनेशनल की, कि कभी आप चले जाओ यूएस और जाके बोला गवर्नमेंट को कि मैंने कोई आपकी स्कीम लेनी है क्योंकि मैं तो बाहर रह रहा हूँ, तो मुझे आप 10 लाख रुपए तक का लोन दो। ऐसा नहीं होगा, आपको इंडिया में रह के ही अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी और उसके लिए 10 लाख तक का लोन आपको दिया जाएगा, अगर कंडीशन है आपने कोई भी स्कीम का बेनिफिट अभी तक नहीं उठाया तो। अब यहाँ पर इस स्कीम के लिए ई वाउचर्स बांटे जाएंगे, ठीक है, जो कि डायरेक्टली दिए जाएंगे कितने कितने बच्चों को? 1 लाख स्टूडेंट्स को एवरी ईयर, ठीक है। और यहाँ पर देखो एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन है। अब काफी बच्चे सब्सिडी और सबवेंशन में कंफ्यूज होते हैं। देखो सब्सिडी होता है छूट देना। मान लो कि अगर 7% इंटरेस्ट रखा गया है, गवर्नमेंट ने 3% की सब्सिडी दी है, तो यहाँ पर आपको 4% का जो अमाउंट है वो पे करना है, 4% का जो अमाउंट है इंटरेस्ट वो पे करना है। लेकिन यहाँ पर जो सबवेंशन होता है उसमें अगर 7% इंटरेस्ट रेट है तो जो 3% इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट पे करेगी और जो बाकी का 4 होगा वो आप पे करोगे, ठीक है। तो वो होता है सबवेंशन, यानी कि जो बाकी का 3% है वो गवर्नमेंट पे करेगी आपके लिए, बाकी का जो इंटरेस्ट है वो आप पे करोगे। तो जो 3% अमाउंट है 10 लाख वाला जिसकी हम बात कर रहे थे अभी ऊपर, उस पे 3% का जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो दिया जाएगा लोन अमाउंट पे। और ये 1 लाख युवा की हेल्प करेगा फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, और जिसका अमाउंट है 10 लाख रुपए। आपको याद हो गया होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस की। ये क्या करेगा? देखो कुछ स्कीम्स वगैरह है जिसको ये अपग्रेड करेगा आगे जाके, अभी किया नहीं है, आगे जब उसमें करेगा न्यूज में आएगा तब हम बात करेंगे। इसमें से कुछ स्कीम है जो कि आपको पता ही होगा, पीएम विश्वकर्मा जो आर्टिसंस वगैरह के लिए है, पीएम स्वनिधि जो स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह होते हैं ना, जो दुकानें वगैरह होती है, उनको 10,000, 20,000 और 50,000 का लोन दिया जाता है, ठीक। और यहाँ पर 100 रुपए का कैशबैक भी दिया जाता है मंथली ऑन डिजिटल पेमेंट, ये भी याद रखना। और जहां पर 7% का इंटरेस्ट रेट भी दिया जाता है, पीएम स्वनिधि की बात कर रहा हूं मैं। और नेशनल लिवलीहुड मिशन, स्टैंड अप इंडिया मिशन, जहां पर SC ST जो कम्युनिटी है उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसकी हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम लेक्चर में, राइट अप्रोच ऐप में। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक प्लान बनाया है। क्या प्लान बनाया है? कि पूर्वोदय। पूर्वोदय क्या होता है? देखो जैसे सूर्योदय होता है ना भाई, सूर्य का जो उगना होता है, तो ऐसे ही है पूर्वोदय। ये क्या करेगा? ये ऑल राउंड डेवलपमेंट करेगा ईस्टर्न रीजन का, याद रखो, ईस्टर्न रीजन का ये डेवलपमेंट करेगा पूर्वोदय। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कौन से रीजन का डेवलपमेंट करेगा, या फिर ये पूछ सकता है कि अभी जो बजट में गवर्नमेंट ने ईस्टर्न रीजन को डेवलप करने के लिए इनिशिएटिव लिया है या फिर प्लान किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पूर्वोदय। और यहाँ पर 5 स्टेट पे काम करेगा। तो स्टेट का नाम भैया याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। देखो बिहार और झारखंड भाई बहन आगे दोनों, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा भाई बहन, क्योंकि इन दोनों में भी रसगुल्ला के पीछे बहुत विवाद होता है। एक बोलता है कि रसगुल्ला हमारा है, एक बोलता है कि नहीं हमारा है। तो भाई इन दोनों पे ऐसे याद कर लो। और तीसरा है आंध्र प्रदेश, जिसको स्पेशल स्टेटस का ग्रांट की मांग की थी इसने, ऐसे याद कर लो। तो बिहार झारखंड भाई बहन होंगे, वेस्ट बंगाल उड़ीसा कजन होंगे जो कि आपस में लड़ते रहते हैं, और आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा। अब आते आगे। अब यहाँ पर देखो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसी की बात कर रहे हैं हम, डेवलपमेंट वाले की। तो इसमें क्या होगा कि प्रधानमंत्री जनजातीय, यानी कि जो ट्राइबल लोग होते हैं ना, ट्राइबल आदिवासी जो लोग होते हैं उनकी बात हो रही है, उन्नत ग्राम अभियान। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। तो इसमें क्या करेंगे, ये ट्राइबल कम्युनिटीज को अच्छा करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए सेचुरेशन अप्रोच, ये याद रखो नाम, पूछ सकता है एग्जाम में, कौन से अप्रोच के तहत ये काम करेंगे? सेचुरेशन। सेचुरेशन मतलब क्या होता है कि उनको एक तरह से जो उनकी खामियां हैं उसको ग्रैब कर लेना, उस पर काम करना। तो सेचुरेशन अप्रोच, जिसमें क्या करेंगे, ये 63,000 विलेजेस पे काम करेंगे ऑफ ट्राइबल पीपल, ठीक है।
और जिसमें ये 5 करोड़ लोगों की सहायता करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमको 5 करोड़ ट्राइबल पीपल की हेल्प करनी है थ्रू 63,000 विलेजेस, गांव के चलते सैचुरेशन अप्रोच से, जिसका नाम है पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। अब यहाँ पर इसके अलावा, ये तो हमने बात की थी जनजातियों वाले के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग से 3 लाख करोड़ रुपए, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो 3 लाख करोड़ रुपए बेनिफिट वुमेन और गर्ल्स के लिए अलग से रखे हैं। तो ये भी याद रखना, क्योंकि देखो हम बात करें डेवलपमेंट की ना, और डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए वुमेन भी इंपॉर्टेंट है, गर्ल्स भी इंपॉर्टेंट है, विदाउट देम वी आर नथिंग। तो 3 लाख करोड़ रुपए इनके लिए अलग से रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 ब्रांचेस भी बनाएगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में रहेगी। तो ये भी याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम है और बैंक की बात हो रही है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 ब्रांचेस को स्टैब्लिश करने का गवर्नमेंट का प्लान है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो टोटल अमाउंट सैंक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो कितना है? 2.66 लाख करोड़ रुपए। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। सो 2.66 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट यहाँ पर गवर्नमेंट ने साइड में किया है फॉर रूरल डेवलपमेंट, गांव का डेवलपमेंट करने के लिए। ये सभी न्यूज को 3-4 बार रिवाइज कर लेना पीपीटी के थ्रू, भूलोगे ही नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आराम से मार के आओगे, राइट। अच्छा, इसका हम बजट तो भूल ही गए। देखो जो पीएम उन्नत ग्राम अभियान है ना, इसका जो बजट है वो कितना है? 79,000 करोड़ रुपए। ये देखो इमेज में यहाँ पर, तो 79,000 करोड़ रुपए है। तो ये याद कर लेना, 79,000 करोड़ रुपए अमाउंट अलोकेट किया है फॉर पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए, ठीक है। अब चलते आगे, और ये वाला जो अमाउंट है वो ध्यान से लिख लेना, फॉर पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ये नोट्स पीडीएफ में मिस कर गया मैं, लेकिन आप लिख लेना, मैं अपडेट कर दूंगा ग्रुप के अंदर। तो 79,000 रुपए अलोकेट किए गए हैं इसके लिए, और फॉर रूरल डेवलपमेंट 2.66 लाख करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। अब आते आगे। अब देखो हमने बात की थी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में एनर्जी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इनोवेशन होगा, तभी एम्प्लॉयमेंट होगा। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के लिए गारंटी कवर 100 करोड़ रुपए का दिया जाएगा फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, हर एक को। देखो, प्रोवाइड्स स्पेशल अटेंशन टू एमएसएमईज एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें सेपरेटली जो फाइनेंशियल गारंटी फंड है वो अलोकेट किया जाएगा 100 करोड़ का हर एक माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को। मान के चलो कि राइट अप्रोच है, तो राइट अप्रोच में एक कंपनी है, मान के चलो ये एमएसएमई है, तो राइट अप्रोच एमएसएमई जो है उसको मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जो कि यहां पर कोलेट्रल फ्री होगा, कोलेट्रल फ्री होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो हर एक एमएसएमई को यानी कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को 100 करोड़ रुपए तक का लोन किया जाएगा, लोन दिया जाएगा, ठीक। और ये क्या करेगा? टू इनेबल कोलेटरल फ्री टर्म लोन, ये हमने बात की है ना, बस खत्म, इतना सही है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट। पीएम मुद्रा, अब यहाँ पर एक चेंज हुआ है। देखो पीएम मुद्रा में क्या है, गवर्नमेंट ना एमएसएमईज वगैरह के लिए जो है वो अमाउंट पे करती है लोन के लिए, छोटी छोटी। तो पीएम मुद्रा में क्या होता है कि जो 3 सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है शिशु, एक होता है किशोर, एक होता है तरुण। तो जो शिशु का अमाउंट है वो 50,000 रुपए तक का है लोन का, और जो किशोर का अमाउंट है वो कितना है? 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का है। अब जो तरुण था, इसका अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, 10 लाख को कहा भाई तुम हटो साइड के अंदर, अब तुम्हारी जगह हम लाएंगे 20 लाख रुपए। यानी कि अब तरुण जो सेगमेंट है उसमें आप 5 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन अवेल कर सकते हो। तो तरुण कैटेगरी जो है उसमें जो लोन है वो 20 लाख रुपए इनहेंस किया गया, इंक्रीज किया गया है 10 लाख को रिप्लेस करके, कि आप 10 लाख से 20 लाख लोन कर दिया गया है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, काफी अच्छे चांस है पूछने के। टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ बायर्स फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग ऑन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। देखो अब मान लो कि जैसे राइट अप्रोच है, ठीक है,
अब राइट अप्रोच एक कंपनी है जो कि शूज बनाती है, ठीक है, मान के चलते शूज बनाती है। तो भाई कोई कंपनी है मेरे पास आई और वो मुझे बोलती है, ऐसे मान के चलो लाइक रिलायंस है, तो रिलायंस मुझे बोलती है कि भाई राइट अप्रोच मुझे आप 10 करोड़ रुपए के शूज बना के दो, ठीक है, और इसके बदले में मैं आपको इनवॉइस दे रहा हूँ, आपको बिलिंग दे रहा हूँ कि इस डेट को मैं आपको अमाउंट पे कर दूंगा। अब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आपको बाद में अमाउंट पे कर दूंगा। अब मेरे पास जो पैसा है मेरा खुद का, एसेट्स वगैरह जो है, वो इतना है कि मैं 10 करोड़ तक के ही शूज बना सकता हूँ। लेकिन इसके चलते बीच में एक कंपनी है जिसका नाम है अडानी, वो मेरे पास आती है, वो बोलते हैं कि भाई राइट अप्रोच आप एक काम करो, मेरे लिए भी आप 20 करोड़ रुपए का शूज बनाओ, अलग अलग कितने भी हो सकते हैं, 1000, 2000, 5000, 5 लाख, कुछ भी हो सकते हैं। अब मेरे पास इसका मटेरियल नहीं है, अब इसका मटेरियल मुझे चाहिए तो उसके लिए मुझे लोन चाहिए। अब मुझे लोन कैसे देगा बैंक? तो मैं बैंक में जाऊंगा, इस इनवॉइस को जो मुझे रिलायंस ने दिया था वो मैं बैंक को दूंगा, या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइड करेगा ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे, मैं उसके पास जाऊंगा, इनवॉइस सबमिट करूंगा, वो उस इनवॉइस को देख के मुझे 10 करोड़ तक का, ये से ज्यादा भी लोन दे सकता है। तो ये एक तरह से कोलेटरल फ्री नहीं रहता, ये इनवॉइस के बदले एक्सचेंज में दिया जाता है, क्योंकि उस एक बैंक को भी पता है कि इनवॉइस दे दिया है तो इस डेट पे पैसा मिल जाएगा। तो ये है कहने का मतलब कि जो भी बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है, कोई भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है, ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंट सिस्टम, तो उसका जो लिमिट है वो कितना कर दिया गया टर्नओवर का? अब वो 500 करोड़ था पहले, अब वो डिक्रीज करके कर दिया है 250 करोड़ रुपए। ये एग्जाम में पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जरूर पूछता अगर होता एग्जामिनर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखो कि 250 करोड़ रुपए अमाउंट कर दिया गया रिड्यूस करके 500 करोड़ से, जो भी कंपनीज, जो भी बायर्स वगैरह आएंगे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अब आते हैं आगे, आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, अब 500 की बात कर लेते हैं भैया। अर्बन डेवलपमेंट हमने बात की थी ना कि अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, फिर सोशल जस्टिस, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, पीएम आवास योजना अर्बन 2.0, इसके तहत क्या होगा, 1 करोड़ गरीब लोगों को और मिडिल क्लास फैमिलीज को एड्रेस किया जाएगा, उनके लिए काम किया जाएगा, जिसका टोटल जो लागत है वो 10 लाख करोड़ रुपए अलोकेट किया गया है बजट में टोटल। और ये कितने साल के लिए है? 5 साल के लिए। हम भैया ईयर भी याद रखना, भूलना मत। तो 10 लाख जो करोड़ रुपए है वो 5 साल के लिए अलोकेट किए गए हैं, और जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो 2.2 लाख करोड़ रुपए ही पे करेगी, यानी कि 22% ही पे करेगी। बाकी का जो 78% है वो स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगी कॉस्ट। तो याद रखना, परसेंटेज में 22% और अमाउंट में 2.2 लाख करोड़ रुपए, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में आपसे। पीएम स्वनिधि हम बात कर रहे थे ना, फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट कि 100 वीकली हार्ट्स, या जिसको हम बोलते हैं ना स्ट्रीट फूड हब्स, वो सेलेक्ट सिटीज में डेवलप करेगी इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। वीकली हार्ट्स वो होते हैं ना कि भाई हर हफ्ते में जो मंडी लगती है, जो दुकानें लगती है, उसको डेवलपमेंट करेगी। तो सिंपल सा है, याद रखो कि 100 वीकली हार्ट्स को डेवलप करने में अगले 5 सालों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करेगी। और पीएम स्वनिधि स्कीम में जो लोन दिया जाता है वो कोलेटरल फ्री लोन होता है, जो कि 10,000 रुपए दिया जाता है जब आप इसका पेमेंट कर देते हो। फिर आपको 20,000 रुपए लोन दिया जाता है जब इसका पेमेंट कर देते हो। फिर आपको 50,000 का अलग से लोन दिया जाता है। तो टोटल जो लोन अमाउंट लिमिट है वो है 80,000, मतलब 80,000 रुपए है, 80K। और इस पे जो इंटरेस्ट है वो 7% इंटरेस्ट मिलता है विद सब्सिडी, ठीक है। ओके, 7% इंटरेस्ट सब्सिडी होगी शायद। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब छठे की, एनर्जी। तो एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हमने कवर किया था अभी मई या जून में, जाके देखना आप, नेशनल में पूरा इन डिटेल हमने कवर किया है इसको कि क्या है। तो इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमको 1 करोड़ घरों को ये पुश करना है, या उनको इनेबल करना है कि वो रूफ टॉप अपने छतों पे सोलर प्लांट्स लगाए ऐसे, और ताकि उनकी हर महीने की 300 यूनिट बिजली फ्री वो यूज कर पाए एवरी मंथ। तो बस इतना सा टारगेट है कि 1 करोड़ घरों पे
टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर प्लांट्स टू प्रोवाइड देम फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स। ये याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो अमाउंट अलोकेट किया है वो कितना है, 11 यानी कि 11.11 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट अलोकेट किया है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो कि 3.4% है जीडीपी का। कितना परसेंट है खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कितना अमाउंट है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना आप कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना अमाउंट अलोकेट किया गया है। और यहाँ पर जो फेज 4 होगा, जो चौथा फेज होगा प्रधानमंत्री ये ग्राम सड़क योजना का, इसमें क्या करेगा, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा 25,000 रूरल हैबिटेशंस को, जहां पर इंसान पशु पक्षी वगैरह सब साथ में रहते हैं ना, उसकी बात कर रहा है ये। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4th फेज में 25,000 रूरल हैबिटेशंस पे काम करेगा। ठीक है, इसको बस ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे ये, बट फिर भी ध्यान रखना कि 25,000 कुछ अमाउंट था जिसपे काम करेगा लोगों पे, उनके उनके लाइक घरों पे, कुछ भी बोल सकते हो आप। थ्रू द एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम ये क्या करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट ये प्रोवाइड करेगा फॉर प्रोजेक्ट्स जिसकी जो टोटल लागत होगी वो कितनी होगी, 11,500 करोड़। और ये बिहार की बात हो रही है भाई। बिहार में इरिगेशन के लिए और फ्लड को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11,500 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। ये याद रखिए भैया, ठीक है, भूलना बिल्कुल भी मत, इंपॉर्टेंट है बिहार वाला। अब यहाँ पर बिहार में अलग से 26,000 करोड़ रुपए अलग से अलोकेट किए गए हैं। तो यहाँ पर देखो आप, 11,500 अलग थे, 26,000 अलग है, 11,500 अलग है, 26,000 अलग है। तो टोटल 37,500 करोड़ रुपए बिहार के लिए अलोकेट किए गए हैं। इस 26,000 करोड़ रुपए में 2 एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, इन दोनों को याद रखना। एक है पटना पूर्णिया, पटना पूर्णिया, पप्पू याद कर लो आप, ठीक है, बोलोगे नहीं, पप्पू याद कर लो। तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, और ऐसे याद कर लो आप, भूभाग, ऐसे याद कर लो। मतलब भाग मतलब क्या होता है, हिस्सा, और भू कुछ भी कर लो। तो बुक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, ठीक है, भूभाग। तो एक हो गया पप्पू और भूभाग, ये भी दोनों एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, इन दोनों को याद रखना। साथ ही साथ में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए अलग से प्रोवाइड किए गए हैं। बस अब उसका क्या करेगा वो आंध्र प्रदेश ही जाने, लेकिन 15,000 करोड़ याद रखना आंध्र प्रदेश के लिए। तो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग अलग अमाउंट रखे गए हैं दोनों के लिए। एंड उसके बाद हमने देखो बात की थी जिसमें 5 स्टेट पे काम करेगा, याद करो हमने पीछे बात की थी, जिसमें बिहार था, झारखंड था भाई बहन, वेस्ट बंगाल था, उड़ीसा था कजन, और एक आंध्र प्रदेश था। ठीक है, ईस्टर्न रीजन की हम बात कर रहे थे ना, ईस्टर्न रीजन को डेवलप करने के लिए, याद आया तो जाके रिवाइज कर लेना। तो इनोवेशन और डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा, गवर्नमेंट अनुसंधान नेशनल फंड ऑपरेशनलाइज करेगी, एक्टिवेट करेगी, जिसमें क्या करेगा, ये रिसर्च के लिए ये जो फंड होगा ना, अनुसंधान जो फंड होगा, ये रिसर्च के लिए, साथ में पेन कहाँ गया, डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए काम करेगा, जिसकी टोटल जो लागत होगी वो 1 लाख करोड़ रुपए होगी। ये भी अमाउंट ध्यान रखना। इन सब अमाउंट को लिख लेना एक शीट पे जल्दी जल्दी और रिवाइज करते रहना। अब यहाँ पर वेंचर कैपिटल फंड, यानी कि जो लोगों से पैसा लिया जाता है ना, इन्वेस्टर्स से पैसा लिया जाता है ताकि कंपनी में की ग्रोथ में हेल्प हो सके। जैसे मानो राइट अप्रोच है, अब राइट अप्रोच की मुझे ग्रोथ करनी है बड़े लेवल पे, तो मैंने क्या किया, इन्वेस्टर्स से मैंने पैसा लिया। तो किसके थ्रू लिया, वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू लिया, और ये जो पैसा है ये मेरी ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जो वेंचर कैपिटल फंड है ऑफ 1,000 करोड़ रुपए वो अलोकेट किया गया है टू एक्सपेंड स्पेस इकोनॉमी। स्पेस इकोनॉमी के लिए 1,000 करोड़ रुपए अलोकेट किया गया है बाय 5 टाइम्स। पहले बाय 200 था, अब 1,000 हो गया, और ये अगले 10 साल के लिए किया जाएगा। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। अब आते हैं अगली स्लाइड पे।
अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ना कि नेक्स्ट जनरेशन को लगता है कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर जरूरी है, तब जाके डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस होगा। तो हमने वो की थी 4 प्रायोरिटीज याद। तो ये हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन की। अब इसमें ई श्रम पोर्टल किसके लिए, देखो श्रम क्या होता है, काम होता है, मजदूरी होती है, मेहनताना वगैरह जो होती है। तो लेबर के लिए ई श्रम पोर्टल को इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी कि उसको अलाइन किया जाएगा किसके साथ, जो भी अलग अलग पोर्टल्स होंगे, टू प्रोवाइड वन स्टॉप लेबर सर्विसेज सॉल्यूशन, कि भाई लेबर को एक ही जगह पे सारे सॉल्यूशन मिल जाए मजदूर को। साथ ही साथ श्रम सुविधा, देखो श्रम यहाँ पर भी है और श्रम यहाँ पर भी है। तो श्रम सुविधा जो है वो क्या करता है, वो एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो काम देते हैं, मालिक जो होते हैं, उनको लेबर लॉज को फॉलो करना सिखाता है श्रम सुविधा पोर्टल। और समाधान पोर्टल ये क्या करता है, ये जो एम्प्लॉयमेंट से संबंधित कंप्लेंट्स होती है उसको एंटरटेन करता है, उसको रिजोल्व करता है। तो याद रखना, ई श्रम पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और समाधान पोर्टल, ये क्या करेगा, ये इंडस्ट्री एंड ट्रेड में सहायता देगा। बस इतना था इसके अंदर, ज्यादा कुछ था नहीं। अब हम बात कर लेते हैं, अभी बजट में ना अलग से जो चीजें हैं वो सुन लो। एक एनपीएस वात्सल्य, कौन सा वात्सल्य, ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है कि अभी गवर्नमेंट ने माइनर्स के लिए एक एनपीएस का लॉन्च किया है, जिसमें पेरेंट्स और गार्जियंस उनके बदले एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। वो किस नाम से है, तो वो है वात्सल्य नाम से, वात्सल्य नाम से, कि जब तक वो माइनर है तब तक पेरेंट्स और गार्जियन उनको मतलब अपने पास रखेंगे, उनको एक्सेस करेंगे। और जैसे ही बच्चा मैच्योरिटी की एज में आ जाएगा, फिर वो उस प्लान को नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकता है। अब यहाँ पर देखो, जो टोटल रिसीट्स की बात कर रहे हैं, जो टोटल इनकम हुई है, मतलब होने वाली है, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है फिजिकल ईयर 2025 में, आने वाले टाइम में, वो 32 लाख करोड़ की होने वाली है। और जो टोटल खर्चा होने वाला है वो 48 लाख करोड़ का होने वाला है। इसको याद रखना, ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलना, वरना डांट पड़ेगी आपको। अब आ जाओ आगे। अब यहाँ पर ना कुछ आईटी रूल्स वगैरह, टैक्सेशन वगैरह के लिए ना कुछ रूल्स सिंप्लीफाई किए, आसान किए हैं। क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक असेसमेंट कैन बी नाउ रीओपन बियॉन्ड 3 years अप टू 5 years फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर ओनली इफ द एस्केप्ड इनकम इज 50 लाख और मोर। अब यहाँ पर काफी बच्चे कंफ्यूज कि सर ये है क्या। देखो कभी कभार क्या होता है ना कि कई लोग अपनी इनकम गलत बताते हैं। अब मान लो इनकम उनकी है 60 लाख रुपए एंड दे आर टेलिंग कि उनकी इनकम है 15 लाख रुपए, तो जो बाकी का 45 लाख है उन्होंने हाइड कर लिया, छुपाया। तो ये होती है इस्केप्ड इनकम, कि अगर वो इस्केप्ड इनकम उनकी 50 लाख या उससे ज्यादा है, याद रखना ये, तो उनका जो असेसमेंट है, जो आईटी ऑफिसर्स वगैरह है, वो उस एक इंडिविजुअल का असेसमेंट यानी कि ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अब 5 सालों तक उनकी जो फाइल्स वगैरह है, उनका जो लाइक टैक्सेशन है, उसको जज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या इसमें खामियां थी या कितना इन्होंने टैक्स भरा, कितना नहीं भरा। और अब वो विंडो 3 साल से इंक्रीज करके 5 साल कर दी गई है। ठीक, अब आते आगे। The time limit for search cases to be reduced to 6 years from 10 years before year of search। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि सर्च केसेस किसके लिए होते हैं, जिन पे उनको मतलब डाउट्स वगैरह हो ना कि यार ये जो इंडिविजुअल है वो उसका पैसा मतलब ज्यादा है, इनकम उसकी ज्यादा है, लेकिन वो पैसा पे नहीं कर रहा, टैक्स पे नहीं कर रहा। तो इफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम इज एडमिटेड, अगर अनडिस्क्लोज इनकम जिसकी हम बात कर रहे थे ना, अगर वो उसने अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं की कि मेरी इनकम यहाँ पर 60 लाख रुपए है, तो उसको अलग से फाइन देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम को एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया, सर्च के दौरान जब आईटी ऑफिसर्स आते हैं, जो जब सर्च करते हैं ना पूरे घर को, पूरा जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उस टाइम पे अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको 30% की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अपने पूरे जो आपकी इनकम वगैरह होगी, जो आपका पैसा होगा। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो उस केस में फिर वो 60% तक आपको देना पड़ेगा। बस ऐसे याद रखो, ज्यादा इसमें इन डेप्थ मत जाओ। और ये जो टाइम लिमिट थी सर्च केसेस की, वो 6 साल कर दी गई है 10 साल से रिड्यूस करके। बस इसमें ज्यादा टेक्निकल मत जाओ, इतना याद रखो जितना आपके लिए सफिशिएंट है, काम चल जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखो 2 चीजों की बात हो रही है। तो पहली बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म गेन्स की। तो शॉर्ट टर्म गेन्स क्या होते हैं, जो भी फाइनेंशियल एसेट्स जो कि 1 साल से कम आप रखते हो, उनको आप बेच देते हो, तो उसमें आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा।
ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म गेन्स होते हैं, जो आप 1 साल से ज्यादा एसेट्स रखते हो, जिसमें फाइनेंशियल भी हो सकते हैं एसेट्स और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, उसमें आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो शॉर्ट में देखो, नाम शॉर्ट है इसका, लेकिन भैया टैक्स ले रहा है खतरनाक 20%। यहाँ पर नाम लॉन्ग है लेकिन टैक्स ले रहा है 12.5%, ऐसे याद कर लो। तो लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स जो है, अगर वो 1 साल से ज्यादा रखे गए तो उनको लॉन्ग टर्म एसेट्स कहलाया जाएगा। और अगर अनलिस्टेड एसेट्स, जो कि एसेट्स लिस्टेड नहीं है फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली, अगर वो 2 साल से ज्यादा रखे गए तब भी वो लॉन्ग टर्म एसेट्स कहलाएगा। तो बस इतना सा था इसका मतलब। अब आते आगे। अब यहाँ पर देखो, एक विवाद से विश्वास स्कीम, विवाद से विश्वास स्कीम यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की थी, जो कि इनकम टैक्स डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए सहायक है। तो याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि इनकम टैक्स डिस्प्यूट्स के लिए कौन सी वेबसाइट है, ये कौन सी स्कीम है, तो विवाद से विश्वास है, काफी इंपॉर्टेंट है ये मुद्दा। मॉनेटरी लिमिट फॉर फाइलिंग अपील्स, अगर आपको कोई भी डायरेक्ट टैक्स, एक्साइज टैक्स या सर्विस टैक्स से संबंधित कंप्लेंट्स फाइल करनी है हाई कोर्ट में, तो उस लिमिट जो है टैक्स की, वो 60 लाख रुपए होनी चाहिए हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ होनी चाहिए और ट्राइब्यूनल्स के लिए 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। इस अमाउंट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। बजट जो है 2025 का, इसमें क्या किया है, स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है, मान लो कि आपकी सैलरी है 8 लाख रुपए मान लेते हैं, तो 8 लाख रुपए आपकी 1 साल की सैलरी है, ठीक है। तो इस 8 लाख पे जो टैक्स काउंट होगा ना, वो आपका स्टैंडर्ड जो आपका डिडक्शन होगा, वो 75,000 अब यहाँ पर काटा जाएगा, यानी कि आपका टैक्स -75,000 कर देंगे। तो 7,25,000 के हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। तो 75,000 की आपको छूट दी जाएगी, एग्जाम्पशन दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। तो ये याद रखना। पहले कितना अमाउंट था, तो 75,000 अब किया गया है एट प्रेजेंट। पहले ये अमाउंट लास्ट ईयर 50,000 रुपए था। एंड और ये किसके लिए है, ये न्यू टैक्स रिजाइम के लिए है, न्यू टैक्स रिजाइम के लिए, याद रखना, न्यू टैक्स रिजाइम के लिए है। 2 होती है, एक ओल्ड और एक न्यू, तो ये न्यू के लिए है। साथ में जो फैमिली पेंशन पे जो डिडक्शन है, उसकी जो अमाउंट है, वो इंक्रीज कर दिया गया है 25,000 रुपए 15,000 रुपए से। ये भी याद रखना कि अब जो फैमिली पेंशन वगैरह होगी, अगर मान लो कि आपकी फैमिली पेंशन जो है वो मंथली छोड़ो, ईयरली मान लो 6 लाख रुपए है एग्जाम्पल के तौर पे, चलो 6 लाख हटाओ साइड में, थोड़ा ज्यादा अमाउंट ले लेते हैं। अगर आपकी मंथली सैलरी मान लेते हैं 8 लाख रुपए है, तो इस पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा, उसमें से 7.75 यानी कि 7,75,000 पे अब आपका टैक्स काउंट होगा, बाकी पे नहीं होगा। पहले 15,000 था, इतने का अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिडक्शन दिया है, राइट। अब आते आगे। तो यहाँ पर देखो, बताया था आपको मैंने, एक ओल्ड होती है टैक्स रिजाइम और एक न्यू होती है। तो न्यू टैक्स रिजाइम के लिए था 75,000 का अब स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये याद रखना। अब यहाँ पर कुछ टैक्स स्लैब्स है, वो देख लेते हैं। तो द न्यू टैक्स रिजाइम रेट, इसमें क्या किया है, इसमें एक टू गिव अस सैलरीड एम्प्लॉय बेनिफिट्स अप टू 7, ओके। तो यहाँ पर ना जो सैलरीड एम्प्लॉयज होंगे, उनके लिए 17,500 रुपए का अलग से एक बेनिफिट, एक रिलीफ दिया गया है इस न्यू टैक्स रिजाइम में। कितना, 17,500 रुपए का। इस डाटा को याद रखना। और अब ये कितना कितना टैक्स है, देखो, अगर आपकी सैलरी 3 लाख रुपए तक की है, तो टैक्स तो बिल्कुल भूल ही जाओ, ना के बराबर है। जब आपकी सैलरी 3 लाख से 7 लाख रुपए तक है, तो आपका टैक्स 5% है, यानी कि जैसे आपकी सैलरी 7 लाख रुपए क्रॉस करती है, फिर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो आपकी सैलरी 7,75,000 रुपए है, तो इसमें 75,000 रुपए का होगा डिडक्शन, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो 7 लाख रुपए आपकी सैलरी होगी, फिर आपको 0% टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 7 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं की। ये जो 5% टैक्स है, ये 7 लाख की लिमिट क्रॉस करने के बाद दिया जाएगा। तो याद रखो, 0 से 3 पे नील है,
3 से 7 पे 5% है, 7 से 10 याद रखना 10%, 10 से 12 15, 12 से 15 25, फिर 15 से अबव सैलरी होने पे पर एनम 30% का टैक्स है। तो मैक्सिमम जो अगर आपसे पूछे कि कितने अमाउंट के बाद सैलरी के बाद आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, तो वो है अबोव 15 लाख। तो 0 से 3 हो गया, 3 से 7 हो गया, 7 से 10, 10 से 15, नहीं 10 से 12, 12 से 15 और 15 से ऊपर। तो देखो यहाँ पर याद कर लो एक बार, 0 से 3 हो गया, रुको 1 मिनट थोड़ा साफ लिख लेते हैं ना। अच्छा अच्छा, तो यहाँ देखो 0 से 3 हो गया, 3 से 7 हो गया, 7 से 10 हो गया, 10 से 12 हो गया, 12 से 15 हो गया और यहाँ पर 15 से ऊपर हो गया। तो यहाँ पर है कोई टैक्स नहीं, यहाँ पर है 5%, यहाँ पर है 10%, यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 20, यहाँ पर है 30। ऐसे याद करो, लिख लिख के 5-6 बार याद हो जाएगा, बोलोगे नहीं। अब जो कॉर्पोरेट टैक्स है फॉरेन कंपनीज के लिए, भाई जो फॉरेन कंपनीज आती है इंडिया में स्टैब्लिश करती है, उनका जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो पहले 40% था, इसको रिड्यूस करके 35% कर दिया गया है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखो। तो अब आते हैं अगली स्लाइड पे। अब यहाँ पर देखो, जो कैपिटल गेन्स वगैरह होता है आपको उसमें छूट दी गई है, और ये छूट कितनी दी गई है, 1.25 लाख पर ईयर की छूट दी गई है टू बेनिफिट लोअर एंड मिडिल क्लास इनकम। कैपिटल गेन्स क्या होता है, जब आपकी कोई एसेट्स वगैरह थे, प्रॉपर्टीज थी, उसमें आपने कुछ मुनाफा कमाया, तो उसमें जो टैक्स वगैरह होगा वो उसमें जो आपका अमाउंट होगा उसमें 1.25 लाख रुपए को माइनस किया जाएगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर आपसे टैक्स लिया जाएगा। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, जो हमने बात की थी 20% और 12.5%, ठीक है। तो याद रखना 1.25 लाख पर ईयर का एग्जम्पशन कैपिटल गेन्स पे दिया जाएगा। अब यहाँ पर 3 कैंसर ट्रीटमेंट मेडिसिन को कंप्लीटली टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया गया, छूट दे दी गई है। अभी तीनों के नाम याद मत कर लेना, ठीक है, वरना होंगे नहीं। बस इतना याद रखना कि भाई ये कुछ किससे है, ट्रैश याद कर लो, ट्रैश ऐसे करके, ओस और दूर। तो भाई जो ओस है वो दूर है ट्रैश से, ऐसे याद कर लो ताकि आप एग्जाम में एलिमिनेट कर पाओ, ठीक है। पूरा नाम याद नहीं करना, ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पर दिमाग लगाने की। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25 रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए कंप्लीटली छूट दे दी टैक्स के लिए। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कितने अर्थ मिनरल्स के लिए, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए टैक्स में छूट दी गई है। तो 25 अमाउंट याद रखना। अब गोल्ड और सिल्वर के लिए अगर आपको कस्टम ड्यूटी देनी है, अगर आप मंगवाते हो विदेशों से सोना वगैरह चांदी वगैरह, तो आपको 6% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप प्लेटिनम मंगवाते हो तो 6.4% टैक्स देना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते आगे। तो यहाँ पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, कस्टम्स का वो है जो हम बात कर रहे थे। अगर आपने लाइक मोबाइल फोन, ये मोबाइल चार्जर वगैरह लिया है, तो ये रिड्यूस करके अब 15% कर दिया गया है। देखो गोल्ड के लिए, गोल्ड प्लस सिल्वर का कितना था, 6% था। प्लेटिनम कितना था, 6.4% था। 6.4 ही था ना, चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है। उसके बाद जो मोबाइल फोन्स वगैरह थे उसके लिए 15% कर दिया गया रिड्यूस करके। और जो ये फिश को फीड करने के लिए होते हैं ना, फिश और श्रिम्प्स वगैरह, उनके लिए कितना कर दिया गया है, फिश एंड श्रिम्प्स के लिए 5% कर दिया गया है। और जो पीवीसी फ्लेक्स बैनर होते हैं उसके लिए 25% कर दिया गया है। ये इंक्रीज कर दिया गया है पीवीसी वाला, और ये दोनों डिक्रीज कर दिए गए हैं, ठीक है। तो याद रखना मोबाइल फोन्स वगैरह के लिए और श्रिम्प्स और फिशेस के लिए जो टैक्स था वो डिक्रीज कर दिया गया, क्योंकि एनवायरमेंटल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज्यादा नुकसानदेह नहीं लगे। लेकिन जो पीवीसी फ्लेक्स बैनर्स होते हैं वो काफी नुकसानदायक लगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इसलिए इन्होंने इसको 25% कर दिया गया, 10% से इंक्रीज करके। अब इसमें इंपॉर्टेंट आप 25% याद रखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखो हम बात करेंगे कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है। अब कहाँ कहाँ से आता है, वो काफी सारे सेगमेंट्स हैं और वो करने की आपको जरूरत है नहीं, लेकिन इतना याद रखो कि जहां से सबसे ज्यादा पैसा आया है सरकार के पास, वो सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा कहां से आया है, बोरो करने से, उधार लेने से। तो वो कितना है, 27% का। ये याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में। सेकंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट कौन कौन सा है, इनकम टैक्स और जीएसटी, 19 और 18%। ये भी याद रखना आप, ठीक है। सो 18, 19 और 27%। तो बोरो से 27% है, इनकम टैक्स से 19% है, जीएसटी से 18% है। और जो रुपीस गया है, कहां कहां पर पैसा ज्यादा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो सबसे हाईएस्ट जो स्टेट्स वगैरह थे उनको
जो टैक्सेस वगैरह थे, जो ड्यूटीज थे, वो 21% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पे किया है। और जो सबसे कम दिया है वो पेंशन में दिया है 4% का। तो ये पूछ सकता है पेंशन वाला आपसे। अब आते हैं आगे। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाए जाते हैं, जो भी हम सामान वगैरह खरीदते हैं ना, उन पे लगाए जाते हैं। और ये जो कंज्यूमर्स होते हैं, हम जैसे जो लोग होते हैं, वो टैक्स का बर्डन बियर करते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इनकम और प्रॉफिट्स वगैरह पे लगाए जाते हैं। जब आप कहीं जॉब करोगे बैंक में जाके, तो वहां पर आपका डायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा। अब आते हैं मिनिस्ट्री वाइज बजट एलोकेशन, कितना कितना अमाउंट अलोकेट किया है मिनिस्ट्री ने। बस ये इतने ही है। अब खत्म हमारा पूरा लेक्चर। अब देखो, मिनिस्ट्री की बात करेंगे, ये बात करेंगे हम लास्ट ईयर की, और ये बात करेंगे हम इस साल का जो एस्टिमेशन लगाया बजट का। तो ये वाला इस साल का है, ये लास्ट ईयर का है। ठीक है। तो डिफेंस के लिए जो अमाउंट अलोकेट किया है वो कितना है? 6.2, ऐसे याद कर लो, 6.2 लाख करोड़ रुपए। रोड ट्रांसपोर्ट के लिए कितना है? 2.78। और रेलवेज के लिए कितना है? 2.55। अब देखो यहां पर आप इसको एक साथ याद करो, रोड को और रेलवेज को। अमूमन देखा जाता है कि रेलवेज को ज्यादा नीड होती है, लेकिन अब की बार नितिन गडकरी जी ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं रोड पे। तो रोड के लिए 2.78 अमाउंट है, यानी कि रोड वाला जो है वो ज्यादा है रेलवे वाले से। तो रेलवे 2.55 है, रोड 2.78 है। सबसे हाईएस्ट किसका है? डिफेंस का है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट किसका है? यहाँ पर डिफेंस का है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मिनिस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखना मिनिस्ट्रीज है ये। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हाँ, रूरल डेवलपमेंट की। तो इसके लिए अमाउंट अलोकेट किया है मिनिस्ट्री ने 1.77 लाख करोड़ रुपए का। ठीक। केमिकल्स के लिए अमाउंट अलोकेट किया है 1.68, इसको भी देख लेना। एग्रीकल्चर के लिए अमाउंट याद करो 1.27। बस ये अमाउंट याद कर लेना, बाकी सब आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो दो करके 4 सेगमेंट्स में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। रोड की और रेलवे की हमने बात की 2.78, 2.55। लेकिन होम अफेयर्स के लिए भी 2.03 यानी कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट सैंक्शन किया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की और केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की, तो यहाँ पर 1.68 और 1.27 अमाउंट अलोकेट किया है रिस्पेक्टिवली। और गांव का उद्धार करने के लिए फॉर रूरल डेवलपमेंट अमाउंट अलोकेट किया 1.77। अब ये जो अमाउंट है लास्ट ईयर का वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इस ईयर का अमाउंट है वो आप याद कर लेना, इसको याद करने की नीड नहीं है एज सच। ठीक है, बस इतना था लेक्चर में। तो लेक्चर हमारा खत्म हो गया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वो जो मैंने समझाया उसको रिवाइज करना 2-3 बार। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 2, 3, 4 तो आराम से करके आ जाओगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अभी बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून, और ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम में माइंड शांत रखना, पैनिक नहीं होना। और अभी एग्जाम टाइम है तो काफी सारे थॉट्स आएंगे, डर लगेगा, बट यू आर अ वॉरियर और आपने बहुत मेहनत की है। तो लगाओ मेहनत, एक बार लास्ट की मेहनत है। एग्जाम टाइम में जितना शांत दिमाग से एग्जाम करोगे ना, एग्जाम आप क्वालिफाई कर लोगे। अगर पैनिक हो गए तो फिर एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, फिर आप यू विल रिग्रेट कि आप पैनिक क्यों किए। तो टाइम है, पैनिक मत हो, जितना कर सकते हो उतना करो। माइंड पे प्रेशर मत लो करंट अफेयर्स का, जितना रिवाइज कर सकते हो करो। बजट कर लो, सफिशिएंट है। बाकी आरबीआई की न्यूज 6-7 आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू ऑल, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम के लिए, बस वो कर लेना। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगले बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।